ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो में। और कार्यक्रम चल रहा है मिशन कोरोना स्पॉन्सर्ड बाय CRA एंड यूनिसेफ। आज हम बात कर रहे हैं खाद्य सुरक्षा की। सरकार अपने स्तर पर कई योजनाएं चला रही है, साथ ही कई सारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो झारखंड के विभिन्न हिस्सों से अपनी भागीदारी निभा रही हैं। इसी क्रम में हमारे साथी कुमार संभव ने बात की गैर सरकारी संगठन युवा के सचिव राकेश नारायण से। आइए सुनते हैं। नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपका रेडियो वाला दोस्त कुमार संभव और आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो। और शो चल रहा है मिशन कोरोना फूड सेफ्टी। जी हाँ, एक ऐसा शब्द जो कि काफी जरूरी हो चला है कोविड के दौरान। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राकेश नारायण जी, जो कि युवा यूनियन फॉर वॉलेंट्री एक्शन, यूथ फॉर वॉलेंट्री एक्शन जिस संगठन है, एक स्वयंसेवी संगठन है, उसके सचिव हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो खांची 90.4 FM में। धन्यवाद जी। राकेश जी, ये बताइए कि कोविड का ये जो दौर चल रहा है, इसमें खाद्य सुरक्षा, जो फूड सेफ्टी की बात हो रही है, वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? ये एक आज के समय में कोविड के दौरान ये एक बहुत प्रासंगिक विषय है। और हमें लग रहा है कि अभी जब से लॉकडाउन की स्थिति बनी है कोविड के कारण, तो ये पूरे क्षेत्र में, जहाँ चूंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके रोजगार चले गए, बहुत सारे लोग जो पलायन कर गए, तो सबसे पहली जो आवश्यकता थी लोगों के पास वो खाद्य सुरक्षा की थी। क्योंकि लोग जब पलायन कर रहे थे, उनके पास जो उनकी सेविंग्स थी वो सारी खत्म हो गई थी। तो खाने पीने की चीजें ही सबसे अति आवश्यक थी ताकि वो लोग सर्वाइव कर सके। सर्वाइवल का एक थ्रेट था सारे लोगों के सामने। और इस समय में जब लोग रास्ते में थे, 1500, 1700 किलोमीटर से लोग माइग्रेट करके एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे थे, तो खाने की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी। बिल्कुल। सरकारी तौर पर भी बहुत सारे पहल हुए, गैर सरकारी तौर पर भी बहुत सारे पहल हुए। सरकार ने बहुत अच्छे भी इनिशिएटिव लिए। जिनके राशन कार्ड थे उनको कुछ अनाज मिला ही, जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे वैसे भी लोगों को सूचीबद्ध किया गया ताकि उनका परिवार खाने से वंचित न रह जाए, भूख के कारण उनकी मौत नहीं हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम जैसे दीदी किचन की तरह की योजनाएं, दाल भात स्कीम, इस तरह की योजनाओं का भी सरकार ने शुरुआत किया ताकि लोगों को जो रास्ते में है उनको इस तरह का भोजन का संकट नहीं खड़ा हो जाए। साथ साथ में गैर सरकारी तौर पर भी बहुत सारे पहल किए गए, बहुत सारे प्रयास लोगों के रहे हैं। कुछ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, कुछ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से उन्होंने भी खाने की व्यवस्था लोगों की है, चप्पल तक पहुंचाने का व्यवस्था किया है ताकि जो लोग हजारों किलोमीटर चल रहे हैं पैदल, उनके पैर में चप्पल नहीं थे। तो खाद्य सुरक्षा एक ऐसी आवश्यकता थी जिसमें कोविड से तो बाद में लोग मरते, लेकिन भूख से ज्यादा लोग मर जाते। इसको ध्यान में रख करके सरकारी एवं गैर सरकारी तौर पर बहुत सारे प्रयास हुए हैं। भले ही बहुत सारी जगह कमियां रही हैं, लेकिन प्रयास बहुत अच्छे रहे हैं और जिसके कारण हम लोग बहुत लोगों को भूख से बचा पाए हैं, सरकारी तौर पर भी और गैर सरकारी तौर पर। जी राकेश सर, आप बहुत सालों से, पिछले एक दशक से ऊपर हो गया आपकी संस्था झारखंड के खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है। क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं अगर खाद्य सुरक्षा की बात की जाए? झारखंड के जो इंटीरियर इलाके हैं वहां पर लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने में या फिर लोगों को समझाने में क्या चुनौतियां मिलती हैं? देखिए, जैसे जैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है, जो हमारी खेती की जो सीमाएं हैं, जो लिमिटेशंस हैं, जो अवेलेबल लैंड है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और खेती पर पॉपुलेशन का जो प्रेशर है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी आप एक स्टैटिस्टिक्स देखेंगे 2020 की, तो आपको ये मालूम होगा कि हंगर से करीब 2% पॉपुलेशन ऐसी है झारखंड की जिनकी भूख के कारण मौत हो सकती है अगर इस स्थिति पर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित न करें। क्योंकि दूसरी भी और समस्या है। झारखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ माइंस की काफी बहुतायत में माइंस अवेलेबल। जैसे जैसे माइंस की ओपनिंग हो रही है, माइंस खुल रहे हैं, लीजिंग हो रही है, लोगों को माइंस मिल रहा है, तो उन लोगों वो कंपनियां क्या कर रही हैं, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट प्लान बना रही है CSR के तहत, क्योंकि वहाँ माइनिंग का एक्सपेंशन होना है। रिजल्ट क्या हो रहा है, बहुत बड़ा एक प्लॉट, बहुत बड़ा एरिया जो है वो माइंस के कवरेज में आते जा रहा है। तो जो आज एक प्रोडक्टिव लैंड था, वो प्रोडक्टिव लैंड खत्म होता जा रहा है क्योंकि माइनिंग एरियाज में उनका कन्वर्शन हो गया। बिल्कुल। अब दूसरी बात क्या है, जैसे ही माइनिंग एरिया का कन्वर्शन हो रहा है, लोग वहां से हटाए जा रहे हैं।
उनको विस्थापित किया जा रहा है दूसरी जगह पे, लेकिन ये विस्थापित होकर के जा कहाँ रहे हैं, आसपास के एरियाज में जा। दूसरा कारण क्या है, जो माइनिंग के कारण जो डस्ट और डंप जो निकलते हैं वो आसपास के एरियाज में डंप कर दिया जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, जो खेती के लिए उपयुक्त जो 2-3 इंच की जो मिट्टी होती है वो अपनी उर्वरक क्षमता को खोती जा रही है, क्योंकि डस्ट इतना बैठ जाता है कि वहां भी खेती बाड़ी की समस्या खड़ी हो रही है। तो लोगों के पास जमीन की जो अवेलेबिलिटी पहले थी, तो माइनिंग के एक्सपेंशन के कारण जो उसका परिणाम हो रहा है, वो दूसरा परिणाम ये हो रहा है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड थे उसमें जो एग्रीकल्चरल लैंड की अवेलेबिलिटी थी उसमें कमी आते जा रही है। साथ में उनके आसपास के जो एग्रीकल्चरल लैंड जो बचते हैं माइनिंग एरियाज को छोड़ने के बाद, वहां भी डस्ट और डंप का जो कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण रिजल्ट ये हो रहा है कि वहां की जो उर्वरक जमीन है वो भी वेस्ट होती चली जा रही है। धीरे धीरे करके आप देखिएगा कि माइन से जिसमें जो पानी आ रहा है, जो पानी निकाला जाता है, जिसको जहाँ पे माइनिंग का काम चल रहा है, वो आसपास की नदियों में डंप कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। तो ये जो वाटर है ये पूरा एरिया को कॉन्टामिनेट कर रहा है, और जो जमीन है, जो ऊपर की 2-3 इंच जो जमीन है, जो उर्वरक जमीन है, उसको भी वेस्ट करता जा रहा है। तो ये खेती बाड़ी पर तो झारखंड का बहुत प्रेशर है, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ से माइनिंग एरियाज का एक्सपेंशन हो रहा है, और जैसे जैसे माइनिंग एरियाज बढ़ रही हैं आप देखेंगे कि फॉरेस्ट के साथ कटिंग भी काफी हो रहा है झारखंड में, और जिसके कारण हो रहा है क्या कि जो एलिफेंट का आप देखिएगा जो कॉरिडोर था, जो आपको पश्चिम बंगाल से लेकर के आपको छत्तीसगढ़ तक जो कॉरिडोर बना हुआ था, वो सब कॉरिडोर बीच बीच में अलग अलग जगह ब्रेक हो गया। रिजल्ट क्या होता है, हाथी कभी आप सुनेंगे कि किसी के एग्रीकल्चरल लैंड में घुस गया, किसी गांव में घुस गया, किसी बस्ती में चला गया, तो जहां जो प्रोडक्टिव जो भी खेती बाड़ी हो रही है उसको वो बर्बाद करते हैं, धान के फसल को खाने का काम करते हैं, और साथ साथ में एनिमल और ह्यूमन कंफ्लिक्ट हो जा रहा है, एलिफेंट और ह्यूमन कंफ्लिक्ट हो रहा है। कभी लोग हाथियों को मार देते हैं, कभी हाथी लोगों को मार देते हैं। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं ये पूरी तरह से फूड सिक्योरिटी की स्थिति को झारखंड में खराब कर रही हैं। बिल्कुल सर, एक सवाल ये बनता है यहाँ पर कि खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, चूंकि आपका लंबा अनुभव रहा इस फील्ड में काम करने का, क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, एक तो ये है कि विकास की जो परिभाषा है उस पे बहुत सारे आयाम हैं, और जैसे इस बात से भी इनकार नहीं किया सकता है कि जो माइनिंग क्षेत्र है वहां माइनिंग का विकास नहीं हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल माइनिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे आप सीसीएल के माइंस को अगर आप देखिएगा तो जहां माइनिंग के लिए सरकार जो लीजिंग करती है, जो किसी को प्राइवेट पार्टीज को या गवर्नमेंट अपने ही ऑर्गेनाइजेशंस को अगर मान लीजिए लीज करती है, तो इस कंडीशन के साथ में लीजिंग होता है कि 20 साल या 50 साल की माइनिंग के बाद वो उसको रीजनरेट करके उस सारे माइंस को लोग रिटर्न करेंगे। लेकिन रीजनरेशन का काम हमारे झारखंड में कहीं, बल्कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है। लोग जब तक उसका दोहन हो सकता है लोग करते हैं, यूज करते हैं, जितना निकालना होता है निकालते हैं, और उसके बाद वैसे ही उसको छोड़ देते हैं। अगर वो रीजनरेशन का काम होता, उसको रीजनरेट किया जाता, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा, लोग रीजनरेट करके आपको पता नहीं चलेगा कि 50 साल से यहाँ माइनिंग हुई है और यहाँ खंडहर जैसा स्थिति बना हुआ है। इतना ग्रीनरी और लाविश ग्रीन एरियाज को लोग छोड़ते हैं जहाँ प्लांटेशन किया हुआ रहता है, ताकि बाद में उस जमीन को यूज किया जा सके। जैसे जैसे लोग बस्ती हटती जाती है, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट प्लान के कारण लोगों को हटाया जाता है नेचुरल वे में। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, ये होना भी चाहिए, आवश्यक भी है, लेकिन साथ साथ में ये भी हमारी जिम्मेवारी है कि हम जो जिस जगह को लीज के रूप में लिए हैं माइनिंग के लिए, उसको रीजनरेट करके फिर लोगों को वहां बसाया जा सके, ताकि ये जो लॉस ऑफ लैंड है, ये लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड की जो बात हो रही है, उसको हम लोग फिर से भविष्य में यूज कर सकें। तो हमें लगता है इस पर हम लोगों का एक पहल होना और इस पर विचार मंथन होना और इस पर एक्शन प्लान बनना काफी आवश्यक है। बिल्कुल, आजीविका को बचाए रखने की जरूरत है, जो जमीन है, क्योंकि खेती प्रधान रहा है हमारा राज्य और हमारा देश। तो ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा तभी सुरक्षित होगी जब लोग, किसान उसको उगा सकें, वहाँ पर चीज़ें पैदा कर सकें, और इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि विकास की परिभाषा को सही तरीके से परिभाषित किया जाए। सर, एक सवाल ये है आपसे कि आपकी जो संगठन है, आपकी जो संस्था है युवा यूनियन फॉर वॉलंटरी एक्शन, वो पिछले 11 सालों से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों पे काम कर रही है। तो खाद्य सुरक्षा के लिए आपके क्या क्या काम रहे हैं वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, युवा के तरफ से हम लोग जो पिछले एक दशक में
डायरेक्टली और पिछले 2 दशकों में इनडायरेक्टली भी, क्योंकि हम पहले भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए रहे जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्यों को हम लोगों ने अंजाम दिया है। अभी तक युवा अपने पिछले 1 दशक में करीब करीब 13,000 फैमिलीज के साथ में जुड़ करके हम लोग काम कर रहे हैं, जो बेसिकली खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के साथ में हमारा काम रहा है। बिल्कुल। तो जो मुख्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने में हमारा कार्य रहा है, उसमें जो नवीन तकनीक का जो इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे आप धान की खेती के बारे में बात करिए। धान एक बड़ा इंपॉर्टेंट फसल है, क्योंकि झारखंड में लोग समझते हैं कि धान से भले ही फायदा नहीं हो, लेकिन उनको लगता है कि अगर धान हमारे यहाँ साल भर का होता है तो हम सुरक्षित हैं। तो ये एक फीलिंग है लोगों में, भले ही उसमें ज्यादा पूंजी वो लगाते हैं, ज्यादा समय लगाते हैं, रिस्क भी आजकल काफी है। तो धान की उन्नत खेती कैसे हो सकती है, SRI विधि से क्या धान हो सकता है, जो गेहूं जो लोग करते हैं वहाँ SWI विधि से गेहूं की खेती हो सकती है कि नहीं, जहाँ एक दूरी पर एक लाइन में धान लगाया जाता है और एक तकनीक के तहत उसमें प्लानिंग होती है और फसल जो है वो करीब करीब 2.5 से 3 गुना ज्यादा हो पाता है अगर आप SRI से काम करते हैं। तो ये हम लोगों ने फसल के रूप में धान, गेहूं और जो कैश क्रॉप्स हैं, जिनसे लोगों की आमदनी बढ़ सकती है, जो तुरंत में कैश मिल सकता है, वैसे चीजों पर हम लोगों का काफी काम रहा है। और अभी भी हम आप देखेंगे तो सिमडेगा के कुछ क्षेत्र हैं, धनबाद, हजारीबाग में चित्तू प्रखंड, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, इस तरह के क्षेत्रों में हमारे काफी काम रहे हैं और करीब करीब 12 से 13,000 ट्राइबल फैमिलीज के साथ में जुड़ करके हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। हम लोगों का एक और इनपुट जा रहा है, जो फूड सिक्योरिटी की बात आती है, उसके साथ साथ में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी हम लोग ध्यान में लेकर के चलते हैं, ताकि आजकल सिर्फ फूड सिक्योरिटी की बात नहीं है, लोग का न्यूट्रिशन भी थोड़ा मिले और लोग अपने न्यूट्रिशन के बल पर स्वस्थ हो सकें। और कोविड के समय में खास करके तो जहाँ न्यूट्रिशन के काफी रिक्वायरमेंट है, लोग जब तक उनकी इम्यून सिस्टम में थोड़ा वृद्धि नहीं होती है, तब तक हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो अच्छा स्वास्थ्य से जीवन यापन कर सकेंगे। तो फूड सिक्योरिटी के साथ साथ में न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पर भी युवा ने काफी काम किया है और अभी हम लोग बहुत सारे क्षेत्रों में जहां डायरेक्टली लाइवलीहुड के ऑप्शंस हो सकते हैं, फार्म एंड नॉन फार्म एक्टिविटीज भी हम लोग करते हैं। यहाँ तक की कोशिश ये हो रही है कि हम लोग कुछ इकोप्रेन्योर, जो जैसे हम लोग एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं तो हम लोग इकोलॉजिकल एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं कि ग्रीन कॉलेजेस का एस्टैब्लिशमेंट हम लोग के बारे में सोच सकें फ्यूचर में, ताकि कुछ ऐसे युवक जो हमारे ट्राइबल एरियाज में ऐसे युवक हैं जो, क्योंकि बहुतायत में हमारे यहाँ फॉरेस्ट एरियाज हैं, तो फॉरेस्ट एरियाज से क्या प्रोड्यूस दिए जा सकते हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का क्या यूज हो सकता है और कैसे हम उससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, ताकि हमारा क्षेत्र भी काफी ग्रीनरी रहे और हम उससे अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इकोप्रेन्योर को डेवलप करने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं और युवा, क्योंकि युवाओं के लिए ज्यादा कार्य करती है और एक आइडेंटिफाइड एजेंसी भी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि युवाओं के साथ जुड़ करके उनके जीविकोपार्जन, उनके स्वास्थ्य और एजुकेशन पर काम कर सके, ताकि आने वाले भविष्य में यही युवा जो देश की शक्ति है, देश के रीढ़ है और आगे आने वाले समय में एक अहम भूमिका देश के निर्माण में लगाते हैं। जी बिल्कुल सर, सही कहा आपने कि खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है और युवा का जो काम है काफ़ी सराहनीय रहा है, खास करके इन जिलों में और झारखंड के ट्राइबल एरियाज में। सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सर शुभकामना आपको। जी सर, शुभकामना आपको कि आप आगे भी इस तरीके से हमें समय देते रहेंगे और खाद्य सुरक्षा से ज़रूरी जो बातें हैं वो हमारे लिसनर्स को बताते रहेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। खाद्य सुरक्षा सीधे तौर से रोजगार से जुड़ा है। इस कोरोना काल में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर कई रोजगार के अवसर देने के लिए योजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं योजनाओं से संबंधित सवाल आपने हमें भेजे हैं, तो आइए सुनते हैं उनके जवाब। कोरोना महामारी के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या रही खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, वो है प्रवासी मजदूरों के अपने घर वापस लौटने से। जब वो वापस अपने घर की ओर लौटे तो उनको रोजगार का संकट हुआ और इस संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान आरंभ किया है। हमारे पास कई लोगों ने अपने सवाल भेजे हैं इस योजना से संबंधित और खाद्य सुरक्षा से संबंधित। आइए सुनते हैं पहला सवाल। मेरा नाम है कंचन
और मैं यह जानना चाहती हूँ कि जब खाद्य सुरक्षा की बात होती है तो यह सीधे तौर पर रोजगार पर निर्भर करता है। यदि सरकार रोजगार मुहैया कराए तो कोई भी इंसान सबसे पहले खर्च अपने खान पान पर करता है। तो सरकार की कौन सी ऐसी योजना है जिसके तहत रोजगार मिल सकता है, खासकर पलायन के बाद लौटे मजदूरों के लिए? जी बिल्कुल कंचन, आपका सवाल बेहद ज़रूरी सवाल है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया है। इस योजना के तहत गांव के विकास और रोजगार के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना के लिए करीब 25 क्षेत्रों की पहचान की गई है और ये 25 प्रोजेक्ट गांव की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हैं और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। आइए लेते हैं दूसरा सवाल। मेरा नाम निरंजन कुमार है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि गरीब कल्याण योजना जो है ये कितने राज्यों में चलाए जाएंगे? निरंजन, गरीब कल्याण योजना जो है 6 राज्यों में चलाई जा रही हैं, जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। इन राज्यों के 116 जिलों में लोगों को 125 दिन का काम दिया जाएगा। श्रमिकों के कौशल के हिसाब से रोजगार मिलेगा। इससे प्रवासी मजदूरों के सामने आए रोजी रोटी के संकट को टाला जा सकता है। आइए लेते हैं अगला सवाल। जी, मेरा नाम उद्योत कुमार है। मेरा सवाल ये था कि गरीब कल्याण योजनाओं के तहत किन क्षेत्रों में रोजगार मिल सकता है? उद्योत, इस अभियान के तहत 12 विभिन्न मंत्रालयों मसलन ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नई और नवीनीकरण ऊर्जा, सीमा सड़क, दूर संचार और कृषि ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें रोजगार मिल सकता है। अगला सवाल। नाम आरोही शर्मा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ इस योजनाओं के तहत काम कैसे मिल सकती है? ये एक बेहद ज़रूरी सवाल है कि जो बाहर से लौट करके लोग आए हैं या जो गांव पर ही अपने क्षेत्र में ही जो लोग हैं जिनको रोजगार की ज़रूरत है, उनके लिए ये योजना काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी। कामगार अपनी मेहनत और हुनर से अपने गांव को आगे बढ़ा सकेंगे। लोगों को काम देने के लिए उनके हुनर की मैपिंग की जाएगी और उसी आधार पर श्रमिकों को काम दिया जाएगा। गांव की ज़रूरत को इसके जरिए पूरा किया जाएगा। इस अभियान के तहत हर गांव को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। शहरों की तरह गांव में भी सस्ता और तेज इंटरनेट होना जरूरी है ताकि ग्रामीण आधुनिक तकनीक का पूरा फायदा उठा सकें। गांव में इंटरनेट की स्पीड बढ़े, फाइबर केबल पहुंचे, इससे जुड़े सारे काम गांव के लोग ही करेंगे और इस तरीके से ये योजना जो है सरकार लागू कर चुकी है और जिसका फायदा सीधे तौर पर ग्रामीण उठा सकते हैं। तो ये थी गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जुड़ी तमाम बातें। आप भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं हमारे रेडियो खांची के मोबाइल नंबर पर 9472786904। आप हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9472786904 पर। हमारा लैंडलाइन नंबर है 065129605552। मिशन कोरोना के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे मिशन कोरोना के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए रांची सुनते रहिए रेडियो खांची 90.4 FM, हम सबका रेडियो। मिशन कोरोना स्पॉन्सर्ड बाय CRA and UNICEF।